Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Abbas Ali Mehman, roll number 1550001, and today my topic is about cardiogenic shock. Before going to the detail about the case study, first we have to know about the cardiogenic shock. Actually, it is a life-threatening condition in which your heart suddenly can't pump enough blood to meet your body needs. This condition mostly caused by a severe heart attack. To be noted here that not everyone who has a heart attack has a cardiogenic shock. And cardiogenic mostly जो अगर होती है due to the pumping results in significant reduction in the ventricular effectiveness, यानी हम कह सकते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, वो मोस्टली क्या होता है, वेंट्रिकुलर होता है. अगर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट फेल हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. जो मायोकार्डियम होता है उसकी जो फोर्सिबली इजेक्शन ऑफ द ब्लड जो होती है वो नहीं हो पाती. दूसरा होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट होगा वो डिक्रीज होगा, प्लस ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा. सेकंड, इन चीज़ों की वजह से द रिजल्ट नेट आउटपुट क्या होगा कि डिक्रीजेस टिश्यू परफ्यूजन एंड डिक्रीजेस ऑक्सीजनेशन टू द हार्ट, फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द पेशेंट कंडीशन. मतलब अगर हम केस स्टडी के लिहाज से देखें, दो चीज़ें कार्डियोजेनिक शॉक के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं अगर आप असेस कर रहे हैं या एक केस को डील कर रहे हैं. उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, एंड दूसरा जो होती है डी ऑक्सीजनेशन पे, मतलब ब्लड विथ लेस ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचता है. ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, केस चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट ये होती हैं. What are the causes of cardiogenic? There are the various causes of the cardiogenic, but few and most important are mostly the lack of oxygen to your heart, usually from a heart attack, damage its main pumping chamber, mostly the left ventricular. Second, without oxygen rich blood flowing to that area of your heart, the heart muscles can weaken and go into the cardiogenic shock. मोस्टली यही रीज़न होता है कि अगर आपका मसल में, अगर आपके हार्ट मसल्स में ब्लड पहुंच रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या होगा कि मसल्स की जो हार्ट मसल्स हैं वो क्या हो गए, वीकन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको फेस करना पड़ सकता है कार्डियोजेनिक शॉक. पेशेंट फेस करता है कार्डियोजेनिक शॉक को. सेकंड काज हो सकता है मायोकार्डिटिस एंड एंडोकार्डिटिस. मायोकार्डिटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स. एंडोकार्डिटिस क्या होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वाल्व्स की वजह से भी हमें कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. इसके अलावा ड्रग ओवरडोजेज और पॉइजनिंग विद द सब्सटेंस दैट कैन अफेक्ट योर हार्ट पंपिंग एबिलिटी. यानी अब हम बात कर रहे हैं रिस्क फैक्टर्स एंड द कॉम्प्लिकेशंस. यानी कार्डियोजेनिक शॉक्स में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो कौन से हो सकते हैं. इफ़ अ पर्सन हैव अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर. सेकंड हो सकता है रिस्क फैक्टर हमारा हैव द ब्लॉकेज इन द सेवर ऑफ योर हार्ट्स मेन आर्टरीज. तीसरा हो सकता है इसका हैव द डायबिटीज़ और द हाई ब्लड प्रेशर. ये मेन रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर हमने कार्डियोजेनिक शॉक को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करा प्रॉपर टाइम पे, तो क्या हो सकता है, देयर मे बी द death can be possible. Second, another serious complication is that damage to your liver भी damage हो सकता है. Vital organs can also be damaged like kidney, liver, other organs from the lack of oxygen, which can be permanent. Preventions क्या हो सकती हैं कार्डियोजेनिक शॉक से बचने के लिए हमें क्या होना चाहिए. The best way to prevent the cardiogenic shock is to make the lifestyle changes to keep your heart healthy and योर ब्लड प्रेशर इज इन चेक. सो हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें या तो डोंट स्मोक एंड अवॉइड द सेकंड हैंड स्मोक, मेंटेन अ हेल्दी वेट, ईट लेस कोलेस्ट्रॉल एंड द सैचुरेटेड फैट, यूज लेस सॉल्ट, कट बैक ऑन शुगर एंड लिमिट द अल्कोहल, एक्सरसाइज रेगुलरली. दीज आर द मोस्ट प्रिवेंशन हो सकती हैं ये कार्डियोजेनिक के लिए. डायग्नोसिस, अगर एक पेशेंट आ रहा है डॉक्टर के पास
और कार्डियोजेनिक शॉक जो डायग्नोसिस इन एमरजेंसी सेटिंग, हम नॉर्मल तरीके से कार्डियोजेनिक शॉक जो इमरजेंसी सिचुएशन में ही कर सकते हैं, और अगर एक पेशेंट वो इमरजेंसी वार्ड में आ रहा है तो डॉक्टर प्रेफर करेगा फॉलोइंग टेस्ट। कौन कौन सी टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में? वो होता है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, सेकंड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं, इकोकार्डियोग्राम एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन, जिसको हम एंजियोग्राम भी कह सकते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की बात करें तो आपको मैंने पहले स्लाइड में बताई थी कि कार्डियोजेनिक शॉक्स में जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो लॉस हो जाता है, डिक्रीज लेस हो जाता है। इसमें भी यही कर रहा है कि पीपल इन दी शॉक हैव अ वेरी लो ब्लड प्रेशर। सेकंड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ईसीजी क्या होती है? द मेन एडवांटेज ऑफ द ईसीजी इज़ दैट इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट। एक्चुअली ये क्या करता है, एक मतलब मेन एडवांटेज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ये है कि मतलब हमें नॉन इन्वेसिव, हम कोई सिरिंज वगैरह का कोई यूज़ नहीं करते, नॉन इन्वेसिव मेथड होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ईसीजी रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट यूजिंग इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड टू योर स्किन। इफ़ यू हैव अ डैमेज हार्ट मसल्स और द फ्लूइड build up around your heart, the heart won't send electrical signals normally. Second, chest x-ray. A chest x-ray shows the size and the shape of your heart and whether there is a fluid in your lungs. Blood test में क्या करते हैं? An arterial blood gases test might be done to measure the oxygen in your blood. यानी ब्लड टेस्ट में हम ऑक्सीजन कितनी है तो आपके ब्लड में, so arterial blood gas test is to be performed. Echocardiogram, sound waves produce an image of your heart. This test can help identify the damage from a heart attack. And last one is a cardiac catheterization. इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? Mostly perform reveal the blockade or the narrowed arteries. A doctor insert a long thin tube catheter, जिसको catheter कहा जाता है, through an artery in your leg or wrist and guide it to your heart. इसको dyes flow through the catheter, making your arteries more easily seen on X-rays. dyes का इस्तेमाल करने से आपकी arteries जो होती हैं विजिबल हो सकती हैं सही तरीके से, तो इसलिए हम कैथेटराइजेशन में डाइज यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू दी केस स्टडी। केस स्टडी, इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट आया जिसकी उम्र 57 ईयर्स ओल्ड थी और वो कंप्लेन कर रहा है सीवियर चेस्ट पेन एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। आज जैसे ही आया तो हमने इमरजेंसी वार्ड में उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करी तो उसका ब्लड प्रेशर था 80/40, जबकि नॉर्मल होता है 120/80। उसकी वीक पल्स जो थी वो वीक थी, 150 बीट्स पर मिनट, एंड इस रेस्पिरेटरी रेट इज़ 24 बीट्स पर मिनट। यानी इसकी हमने फिजिकल एंड हिज ब्रीदिंग इज शैलो, सो इसकी हमने फिजिकल एग्जामिनेशन कर ली। हर साउंड इंक्लूड्स S3 S4 गैलप्स बट नो मर्मर्स आर हियर्ड। द जुगुलर वेनस पल्सेस इज नॉर्मल। ही हैज़ diffuse rails over the lower lung face with the moderate wheezing. He is cold and clammy to touch, however his temperature is normal. He is restlessness and anxious and confused about the time and date. The ECG shows the ST segment elevation in the anterior lateral leads and 6 to 10 premature ventricular contraction per minute. Serum potassium is also normal. So if we prepare the SOP from that case, so we have to say that the age of the subject is 57, gender is male, and the chief complaint is the severe chest pain, difficulty in breathing. Object is mostly the physical examination is done, so BP is 80/40, weak pulse is about 150 beats per minute, respiratory rate is about 24 beats per minute, temperature is normal, he is restless and anxious, and serum potassium level is normal. So this is objective. अगर हम देखें ऑब्जेक्ट से देखेंगे तो उसका ब्लड प्रेशर जो हो रहा है 80/40 है, जबकि नॉर्मल होता है 120/80।
एक तो ये साइन आ गई कि हाँ यहाँ पे इसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम आ रहा है। दूसरी ये है कि इसमें हम इसको ऑक्सीजन यानी ब्रीदिंग भी इसकी कम आ रही है। तो हम मोस्टली इसी के हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में भी आया, और सजेस्ट कर सकते हैं कि these are the main symptoms that the patient has been suffering from the cardiogenic shock. सो अब हमारे पास दूसरी आती है कि असिस कर लेते हैं कि these signs and symptoms suggest that he is in the cardiogenic shock. असिस करने के बाद अब हमारे पास इस पेशेंट को डील करने के लिए हमारे पास प्लान कौन सा हो सकता है। सो कार्डियोजेनिक शॉक ट्रीटमेंट फोकस, अच्छा प्लान इसका ये होता है कि हमें लेक ऑफ ऑक्सीजन टू योर हार्ट मसल्स एंड जो ऑक्सीजन ब्लड जो लेस ऑक्सीजन कैरी कर रहा है उसको हमने बढ़ाना है और उसको ब्लड तक पहुंचाना है, और जो कम ब्लड प्रेशर आ रहा है उसको बढ़ा के नॉर्मल तक लाना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को, जो कम ब्लड प्रेशर उसको ट्रीट करना है, उसको नॉर्मल तक लाना है, तो हमारे पास वेजोप्रेसर्स होते हैं, और मोस्टली हम जो इंक्लूड करते हैं वेजोप्रेसर्स आर डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। कार्डियोजेनिक में अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो पंपिंग भी इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर हमारे पास पंपिंग इफ़ेक्ट हो रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम आयोनोट्रोपिक एजेंट्स भी दे सकते हैं, मे बी गिवन अंटिल अदर ट्रीटमेंट स्टार्ट टू वर्क। अच्छा, आयोनोट्रोपिक्स एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ड्यूब्यूटामीन हो सकता है, डोपामीन एंड मिल्ड्रिनोन भी हो सकता है। चांसेस हैं कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, उस हार्ट अटैक्स में लॉस ऑफ द ब्लड भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्लॉटिंग तो हमारे पास क्या हो सकती हैं, एस्पिरिन भी दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं। सो एस्पिरिन इज यूजुअली गिवन इमीडिएटली टू रिड्यूस द ब्लड कॉरिडोर एंड कीप द ब्लड मूविंग थ्रू अ नैरोड आर्टरी। Take an aspirin yourself while waiting for help to arrive only if your doctor has previously told you to do so for the symptoms of a heart attack. तो हम एस्पिरिन भी ले सकते हैं, पर अगर हमने डॉक्टर ने पहले से प्रेस्क्राइब करी हुई होगी तो ही पेशेंट ले सकता है। अदर रिकमेंडेशन भी हम दे सकते हैं, यू विल लाइकली गिवन अदर मेडिकेशन सच एज हेपारिन टू मेक योर ब्लड लेस लाइकली टू फॉर्म द क्लॉट। IV or injectable heparin usually is given during the first few days after a heart attack. So this is about the whole topic. Hope you will understand it. Thank you.